हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम बैक टू द वीकेंड पीआईबी एनालिसिस सेकंड पार्ट। कल हमने पार्ट 1 किया था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज उसको भी देख लेना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक दिस सेशन इज गोइंग टू बी। अब जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लेट मी टेल यू दैट वीकेंड पीआईबी एनालिसिस इज क्रिएटेड फॉर यू गाइज, ताकि आपका टाइम बचे। हर रोज आपको 45 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, वट एवर टाइम, यू डोंट नीड टू वेस्ट इट, बिकॉज हम सिर्फ वीकेंड में पीआईबी एनालिसिस करते हैं। हफ्ते भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगी वही हम डिस्कस करते हैं ऑन सैटरडेज एंड संडेज, 20 मिनट्स ईच, एंड दैट विल सफाइस फॉर योर एंटायर वीक. So let's proceed with the discussion of the day. But before that, this is a bit more about me. I'm in MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains, and these are some of the organizations where I have had the experience of mentoring and teaching thousands of aspirants. Also, don't forget to subscribe to the channel. अभी के अभी subscribe कर लो. Don't delay it because the content is going to be amazing, and also whatever initiatives we have, they are geared towards saving your time. So एक तीर से दो शिकार in short. Now you can also follow us on social media handles जहाँ पे हम important updates, strategies and tips share करते हैं. Plus one previous year question also we post there every single day. तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज. 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. वी विल सी हाउ दे कैन बी कनेक्टेड विद योर एग्जाम, विद द प्री एज वेल एज द मेंस. तो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है, कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल डिस्कसेस वेरियस इश्यूज अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विद हिज मंगोलियन काउंटरपार्ट. सो इसमें हमको देखना है कि मंगोलिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ पे किस तरीके से रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, प्लस बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2003 में, विच इज नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, NNM. इसके बारे में भी हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. देन वी हैव द सेकेंड topic which is PM releases 8th installment of financial benefit under PM Kisan. बहुत चर्चा में है काफी टाइम से, and naturally this is something which can be asked in your pre. प्लस आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो. GS3 में आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी एक पार्ट है, उसके अंडर में एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, सप्लाई चेन, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कि किस तरीके से पीएम किसान अग्रेरियन जो डिस्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करता है. एंड फाइनली द थर्ड टॉपिक इज पीएम बाउस टू जगत गुरु बसवेश्वरा और बसवन्ना, इनको भी कहते हैं, ऑन हिज जयंती. सो वी विल टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कॉल्ड बसवन्ना, एंड वी विल सी व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ही मेड टू द इंडियन कल्चर, टू द इंडियन हिस्ट्री. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड है और प्रीलिम्स में काफी चांसेस है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे. लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, और उसके बाद डिस्कशन करते हैं. द कॉन्टेक्स्ट इज दैट द कल्चर मिनिस्टर मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल डिस्कसेस वेरियस इश्यूज अंडर CEP और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. सो आपको एक एडिशनल इनपुट ये है कि हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है ऑलरेडी मंगोलिया से, और इस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हम रिलीजन के अराउंड हम कनेक्ट करते हैं, बिकॉज यू नो दैट मंगोलिया इज अ कंट्री विच इज अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री with his Mongolian counterpart. So let's see what are the developments, and then we will talk further about more things. A meeting of the MOS for Culture and Tourism, Mr. Patel, with Mongolian counterpart Ms. Chinbat Nomin was held today to discuss the various issues under CEP. We will see what that particular issue is. उसमें से एक सबसे important issue ये है. We will see what this is. Before that, let me tell you that Prime Minister Narendra Modi was the first ever Indian Prime Minister. For the first time in the history of independent India, in 2015, he visited, an Indian Prime Minister visited Mongolia. और मंगोलिया आपको पता है चीन का पड़ोसी है, तो हमारा जो दुश्मन है पड़ोसी, उसका पड़ोसी हमारा दोस्त, बोलते हैं ना पड़ोसी का दुश्मन हमारा दोस्त. तो उस तरीके से मंगोलिया इंपॉर्टेंट है. प्लस ऑल्सो फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ऑलरेडी एक कनेक्शन है मंगोलिया से बनता है नेचुरली, बिकॉज ऑफ द रिलीजन दैट इज प्रैक्टिस्ड इन मंगोलिया. एज आई सेड ऑलरेडी दैट अराउंड 52% ऑफ द पीपल, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन मंगोलिया, दे आर बुद्धिस्ट. और बुद्धिज्म कहाँ से शुरू हुआ?
लैंड ऑफ बुद्धिज्म इंडिया। सो इंडिया का वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है और इंडिया से ही जो मिशनरीज हैं, सेंट्स हैं, मंक्स हैं, वो चाइना में गए पहले इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम एडी, और चाइना के थ्रू मंगोलिया में ये जो रिलीजन है वो पहुंच गया। सो दैट वे वी हैव दिस कल्चरल कनेक्शन विद मंगोलिया। प्लस नेचुरली इट विल बी गुड दैट मंगोलिया से हमारा और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने और इस तरीके से हम perhaps China को contain कर सकें. That is why India is giving further thrust to the relationship with Central Asian countries plus Japan also, so that we can maybe try to contain China if that is possible. Okay, so इससे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात हमको डिस्कस करना पड़ेगा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको डिस्कस करना पड़ेगा, विच इज़ द लोकेशन ऑफ मंगोलिया। बिकॉज वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको पता है हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड लेट अस सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मंगोलिया। सबसे पहली बात, मंगोलिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, एज यू कैन सी ऑन द मैप। कैन यू सी दिस लैंडलॉक कंट्री? Okay, what is the capital? This is the capital, Ulaanbaatar. This is the capital of Mongolia, and much of Mongolia is either mountainous or it is desert or it is covered by steppes grasslands. And Gobi Desert भी मंगोलिया में आता है, थोड़ा सा गोबी डेजर्ट चाइना में भी आता है, बट मंगोलिया में भी आता है। प्लस मंगोलिया जब भी नाम आता है इस देश का, सबसे पहले चंगेज खान की बात दिमाग में आती है, हिज conquering of the almost the entire world then. And now even though it does not have that much significance, but nonetheless हर एक कंट्री का अपने में सिग्निफिकेंस होता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, अब आपको लग रहा होगा इस मैप को देख के कि मंगोलिया का जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो चाइना है। यू कैन सी चाइना टू द साउथ, रशिया टू द नॉर्थ। ओके, दैट्स करेक्ट, बट इट इज़ नॉट कजाकिस्तान। एक्चुअली कजाकिस्तान लग रहा है कि टच कर रहा है, बट आप थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो actually it is not touching Kazakhstan. There is a land strip of 37 kilometers, distance of 37 kilometers between Mongolian border and the Kazakh border. बीच में चाइना इंट्रूड कर जाता है, हर जगह चाइना इंट्रूजन करता है। So geographically also it has intruded between Mongolia and Kazakhstan. Is it clear? Now I think you are well versed with the geography of Mongolia. We should move ahead with some important development that is taking place under the cultural exchange program between India and Mongolia. By the way, जो हम टॉपिक कर रहे हैं, this is also important for your GS2. ये है प्री से रिलेटेड, प्रीलिम से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो यू नेवर नो, मंगोलिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। He further states that the Ministry of Culture is likely to complete reprinting of the about 100 sets of sacred Mongolian kanjur, 108 volumes each, by next year for distribution in the main centers of Buddhism in Mongolia. ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई क्वेश्चन आता है मंगोलिया से रिलेटेड, इंडिया मंगोलिया रिलेशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंगोलियन कांजूर बेसिकली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट फॉर द मंगोलियंस। जैसे इंडिया में गीता है, राइट, फॉर द हिंदूज, एंड let's say it is Quran for the Muslims, Bible for the Christian, it is this Mongolian Kanjur for the Mongolian people. And the word Kanjur in Mongolian language means concise orders. Concise orders. और किसके concise orders होंगे? Now this is associated with Buddhism, तो order भी लॉर्ड बुद्धा के होंगे। तो 108 वॉल्यूम्स होती हैं एक कांजूर में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम मंगोलियन कांजूर को दोबारा से रीप्रिंट करेंगे, उसको डिजिटाइज फॉर्म में पब्लिश करेंगे, ताकि जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व किया जा सके, और मैन्युस्क्रिप्ट की जो चीज़ें हैं उनको बाकी डिसेमिनेट किया जा सके, ज़्यादा उसको स्प्रेड किया जा सके, एंड एज सच इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेन सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन मंगोलिया। और ये किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ये इनिशिएटिव है? दैट इज अंडर नेशनल मिशन फॉर manuscript. So please note it down, this initiative that was launched by the government to conserve, protect and to
ensure that whatever is there in the manuscript, it is noted down and it is digitized so that we can conserve whatever knowledge is contained in the manuscripts. 2003 में शुरुआत की थी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की भारत सरकार ने, और इसी इनिशिएटिव के अंदर में ये जो मंगोलियन कंजूर है इनका रिप्रिंटिंग हो रहा है, एंड देन इट विल बी सब्सिक्वेंटली गिवन टू द मेन सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन मंगोलिया. आई होप दिस इज क्लियर. अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज PM releases 8th installment of financial benefit under PM किसान. PM किसान बहुत चर्चा में है, आपने सुना होगा, पिछले साल से सुन रहे होंगे. इनफैक्ट फॉर द लास्ट 1-2 years, ever since it came into prominence. Actually it was launched in 2018, but nonetheless the various installments, they keep on coming from the side of the central government from time to time. एंड एज सच आपके प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और मैंने जैसा कहा, आप GS3 में अगर एग्रीकल्चर, खेती या अग्रेरियन डिस्ट्रेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल इतने प्रोटेस्ट हुए कंट्री में, अभी भी अपेरेंटली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इनफैक्ट माय प्रेडिक्शन इज दैट देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ अग्रेरियन डिस्ट्रेस बीइंग आस्क्ड इन द मेंस और अग्रेरियन रिफॉर्म्स और समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो बेझिझक आप ये PM किसान वहां पे मेंशन कर दो दैट दीज आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन 1, 2, 3 इंक्लूडिंग PM किसान, और ये स्टेप्स अभी ले सकते हैं. एज अ पोटेंशियल ब्यूरोक्रेट यू हैव टू सजेस्ट दोज थिंग्स. सो बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम की. PM किसान क्या है? सो PM किसान फुल फॉर्म यू कैन सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए ₹6,000 वुड बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल द फार्मर्स, स्मॉल, मार्जिनल, बिग फार्मर्स, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फार्मर. जो बहुत ही ज़्यादा सेठ टाइप के जो किसान हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, बट अदरवाइज इट इज़ अ यूनिवर्सल स्कीम फॉर ऑल द फार्मर्स. सो ₹6,000 पर ईयर, दैट मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट्स. सो 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच डायरेक्टली DBT हो जाएगा, बैंक अकाउंट में किसान के आ जाएगा. सो दिस स्कीम इज टू मेक श्योर दैट किसान को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, इकोनॉमिक क्रंचेस होते हैं, और आपको पता होगा किस तरीके से हमारा जो अग्रेरियन सेक्टर है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, डिस्ट्रेस में है. ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया. तो उनकी जो मीगर इनकम है उसको कैसे सप्लीमेंट किया जाए, बिकॉज जब किसान की इनकम बढ़ेगी तभी वो प्रॉस्पेरस होगा, और उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रॉस्पेरस होगा. सो दिस इज वन सच इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द स्कीम. बाय द वे, ऐसा नहीं है कि हर कोई एंटाइटल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, ऑल द मिनिस्टर्स, करंट और द प्रीवियस मिनिस्टर्स, आइदर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और एट द सेंट्रल लेवल, वो एंटाइटल्ड नहीं है. The retired government servants or the serving government servants, central government को, state government को, they are also not entitled. Doctors, engineers, etc. they are also not entitled. Plus the holders of constitutional posts in the past or at present, they are also not entitled. MLAs, MPs, etc. not entitled. तो ये सारी की सारी वो categories हैं जो entitled नहीं है. But as I said, this is a universal scheme. Almost all the farmers, they are entitled with the exception of large institutional farmers. I hope you have some understanding about PM Kisan now. Let's move on to the last topic of the day, and this topic is very, very important. Mind you, there is a very good chance of this topic being asked in your prelims, particularly under history और इंडियन आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स. सो यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्ट दैट दिस वेरी फेमस पर्सनैलिटी, वेरी रिवर्ड पर्सन, फिलोसफर फ्रॉम कर्नाटका, बसवन्ना, ही फाउंडेड दिस सेक्ट ऑफ लिंगायत और लिंगायत कम्युनिटी. So let's see what is the context. PM bows to Jagat Guru Basveshwara और बसवन्ना, इनको बसवेश्वरा भी बोलते हैं, बसवन्ना भी बोलते हैं. Please don't get confused, it is the same. On Basava Jayanti, that is on his birth anniversary. तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, मोदी जी is actually inaugurating his bust, his statue along the banks of Thames River. अब Thames River कहाँ पे आप मुझे बताइए. So along the banks of Thames River in UK, he is inaugurating this. So it was inaugurated way back in 2015. So you can imagine कि कितना significance है, कितना इनको रिस्पेक्ट करते हैं लोग, कितना रेवरेंस है लोगों के माइंड में एट सच फॉरेन कंट्री में भी, एंड दैट टू इन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूके दैट वाज इनॉग्रेटेड. डिटेल्स देख लेते हैं.
So he has bowed to Jagadguru on his Jayanti. In a tweet, this is what the Prime Minister has said. More importantly, his noble teachings, particularly the emphasis on social empowerment, harmony, brotherhood, compassion, continue to inspire several people. तो दोस्तों जो बसवन्ना थे, he was a philosopher, he was a statesman, and he was also a social reformer who was born in the 12th century. This was the time when he was born, and he was a prime minister in the court of Kalachuri dynasty of Karnataka. This is also known as Kalyani Chalukya dynasty. So as such, he was a prime minister of this particular dynasty, but he was also a social reformer. सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया जो प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो प्रिवेलिंग इनफैक्ट जो सोशल कंडीशन थी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुप्रेमेसी ऑफ द वेदास और डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, अथॉरिटी ऑफ द वेदास. तो इन्होंने सब कुछ वो डिस्कार्ड करके, उस चीज़ को चैलेंज करके उन्होंने कहा कि सब लोग बराबर हैं, चाहे लोअर कास्ट हैं, चाहे मिडिल कास्ट, अपर कास्ट, सो कॉल्ड caste strata in the society. And then he also said that even the women are equal, because उस टाइम पे जो समाज का एटीट्यूड था दूसरी तरीके से हुआ करता था. It is not the modern way of looking at things. So he considered everybody equal, and he was also responsible for founding this sect called Lingayat. So Lingayat sect है, एक community है, कर्नाटका में है, predominant, it's a very dominant community out there socially and politically and economically by the way. And this is what they wear. एक pendant पहनते हैं, एक necklace के टाइप में, वो this pendant is worn as the religious identity. तो वो बताता है that the person is Lingayat. And there are some distinguishing factor which make this particular sect stand out from the rest of the sects. Like ये बोलते हैं कि there is just one deity for them, there is just one god for them, and that is Lord Shiva. So they don't consider other gods of the Hindu pantheon. So that is one. The second thing, a very distinguishing factor, is that they bury their dead. They don't cremate their dead. They don't burn the dead bodies. They bury it. So this दूसरा important characteristic. And they also are seeking a minority status in the state of Karnataka. By the way, कुछ सालों पहले अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो आपको पता होगा कि 2018 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनको माइनॉरिटी टैग दे दिया था, माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया था. बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2018 में इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया. बोला इनको अगर माइनॉरिटी टैग दे दिया जाएगा, इट विल नेचुरली गो अगेंस्ट हिंदुइज्म, बिकॉज दे आर actually one of the sects under Hindus. So एक sect identified है, उनको identify किया गया, उनको acknowledge किया गया है, but we can't give them a separate religious denomination like the rest of the religions like Muslims and Christians etc. in the country. So ये जो basic चीज़ें हैं इस particular topic के बारे में, I hope you would remember this. And एक चीज़ और बहुत ज़्यादा important है कि बसवन्ना was responsible for founding अनुभवा मंटपा. जब भी बसवन्ना की बात करते हैं और अगर आपने अनुभव मंटपा की बात नहीं की या हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, लिटरली दिस मीन्स द हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तब तक डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता. तो हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या अनुभव मंटपा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग, हर सेक्शन के लोग, इनफैक्ट फ्रॉम ऑल द कास्ट, फ्रॉम ऑल द सोशल बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग द विमेन, दे यूज्ड टू कम टुगेदर एंड दे यूज्ड टू डिस्कस एंड डिबेट थिंग्स, and they used to talk about the questions that perturb the society, like equality in the society, caste discrimination. They talked about questions about life and its existence, its meaning. तो इस तरीके के सारे philosophical, intellectual discussion किया करते थे. And as such, he was the founder of Anubhav Mantapa. So I hope you would remember this. तो दोस्तों आज का एनालिसिस कैसा लगा, जस्ट डू लेट मी नो. आई विल सी यू टुमारो विद येट अनदर टॉपिक, एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज गिव इट अ थम्स अप. डोंट हेजिटेट इन प्रेसिंग द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, दैट इज टुमारो. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड.